हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कमज़ोर हैं या आपको लगता है कि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो आप अब बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं लाई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ जिससे आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप पैसेज को पढ़ते हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं और आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए याद रखिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। वेयर इज़ द आईफल टावर लोकेटेड? हु डिज़ाइन द टावर? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर? व्हाट, वेयर, हु, व्हेन वाले क्वेश्चंस कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आप देख सकते हैं कि इनके आंसर स्पेसिफिक होंगे और आपको आसानी से पैसेज में मिल जाएंगे। तो अब इनके आंसर्स देखते हैं। याद रखिए, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा पहला क्वेश्चन था, वेयर इज़ द आईफल टावर लोकेटेड, और इसका आंसर आपको शुरुआत में ही मिल जाता है, पेरिस, फ्रांस। दूसरा क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन द टावर। आप पैसेज में डिज़ाइन वर्ड ढूंढोगे तो आपको आंसर मिल जाता है, इंजीनियर गुस्ताव आईफल। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में हाइट पूछी गई है तो इसका भी आंसर आसानी से मिल जाएगा, 324 मीटर्स टॉल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर आप सबसे पहले पैसेज पढ़ते और फिर आपको कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए हमेशा क्वेश्चंस पहले पढ़ें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस की। जैसे कि हमने पहले बात की कि हम क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे, तो हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मीनिंग ऑफ इंसेप्शन। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं आप उसके साथ उसके ऑप्शंस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्टेप आप खुद देखिए कि ऑप्शंस पहले पढ़कर या ऑप्शंस बाद में पढ़कर किस में आप कम टाइम ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। तो अब इस क्वेश्चन के दो ऑप्शंस हैं, अराइव एंड ओरिजिन। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में याद रखिए कि आप आंसर डायरेक्टली चूज़ नहीं करेंगे। हमें इस वर्ड का यूसेज भी देखना होगा पैसेज में, और आप पैसेज को पूरा रीड नहीं करेंगे और डायरेक्टली इंसेप्शन वर्ड को ढूंढेंगे और सेंटेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल कैसे हुआ है ये समझेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं, कल्चर हैज़ बीन द मास्टर कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सिंस इट्स वेरी इंसेप्शन। दोस्तों, अगर आपको मतलब नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ग्रामर की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि इंसेप्शन एक इवेंट है। स्ट्रक्चर्स जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस हर बर्थडे, इनमें मॉर्निंग, हर बर्थडे इवेंट्स हैं। अब ऑप्शंस में ओरिजिन यानी आरंभ एक इवेंट को दर्शाता है और अराइव यानी पहुंचना सिर्फ एक क्रिया है। तो ओरिजिन हमारा आंसर होगा, क्योंकि इंसेप्शन एक इवेंट है और ओरिजिन भी। हमारे पास अब एक और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन ए, साइंस दैट स्टडीज द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन बी, साइंस दैट स्टडीज कल्चर। अब क्योंकि हमने पैसेज का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा था, हमें लगेगा कि ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि हमने कल्चर वर्ड पढ़ा था। लेकिन याद रखिए, आपको अपना आंसर कंफर्म भी करना होगा। तो अब हम आंसर पैसेज में ढूंढते हैं। अब आप ये देखिए, कल्चर हैज़ बीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मतलब कल्चर बस एक कॉन्सेप्ट है एंथ्रोपोलॉजी का। तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाता है, मतलब सही आंसर है ऑप्शन ए। हमने यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक लगाई है, मतलब जो आंसर गलत हो उसे निकाल दो और सही आंसर तक पहुँचो। दोस्तों, आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए थोड़े एफर्ट ज़रूर करने होंगे, क्योंकि कभी कभी वर्ड्स के मीनिंग पैसेज से समझने में मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेन आइडिया की। इसे थीम ऑफ द पैसेज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके भी आ जाता है, जैसे फ्रॉम द पैसेज वी कैन से दैट दिस स्टोरी इज़ मेनली अबाउट डैश।
अब इसमें पूछा जा रहा है कि पैसेज की स्टोरी किस बारे में है, मतलब इनडायरेक्टली मेन आइडिया ही पूछा जा रहा है। और दोस्तों इस टाइप के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑप्शंस पहले ना पढ़ें, और ये कि मेन आइडिया के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा। ये आसान काम नहीं है, पर मेन आइडिया टाइप ज़्यादातर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है, तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी। इसके लिए आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए अब पैसेज देखते हैं। It is found through research that there are living things that do not know what light means in the depths of the ocean. They don't have either eyes or ears. They can only feel through some of their body parts. Day or night doesn't exist for them. There are no winters and no summers. They don't know about sun, moon or stars. It is as if a child passed its entire life in darkness without seeing or hearing anything. दोस्तों हमने 50% ऑफ द पैसेज पढ़ा और हमें पता चल गया कि ये पैसेज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, उनके देखने और सुनने की क्षमता के बारे में है। लेकिन अगर आप बाकी का पैसेज ना पढ़कर सीधा आंसर चूज़ करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इसका जवाब आपको बाकी के पैसेज में मिलेगा। Our own life is so different. Sight shows us the nature, other creatures, beautiful things, people around us, day and night, and many more. We can hear voices, the sound of the sea, music, and the sound of the nature. We feel, we taste, we smell. We are so fortunate. आप देख सकते हैं कि पैसेज के सेकेंड हाफ में ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया है और उनके सेंसेस के बारे में, और लास्ट लाइन वी आर सो फॉर्चुनेट ये बता रही है कि अगर हम ह्यूमन बींग्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करें तो ह्यूमन बींग्स बेटर हैं। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, लाइफ ऑफ एक्वेटिक क्रीचर्स इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। हाँ, पैसेज इसके बारे में कह रहा है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट हाफ में। और याद रखिए आपको सारे ऑप्शंस देखने ज़रूरी हैं और बेस्ट ऑप्शंस ही चूज़ करना है। ऑप्शन बी, हाउ चेंजेस इन द सीजन्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द डीप सी क्रीचर्स। सीज़न मेंशन हुआ है पर बस एक पॉइंट के तौर पे, तो ये मेन आइडिया नहीं है। ऑप्शन सी, द सुपीरियॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स ओवर सम क्रीचर्स इन टर्म्स ऑफ सेंसेस। यही पॉइंट हमने पैसेज के एंड में समझा था, तो ये मेन आइडिया हो सकता है। ऑप्शन डी, द डिसिमिलैरिटी अमंग लिविंग बींग्स ऑफ द अर्थ एंड दोज ऑफ द सी। पैसेज में एक तरह से सी क्रीचर्स और ह्यूमन बींग्स के बीच डिसिमिलैरिटी के बारे में ही बताया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में लिविंग बींग्स ऑफ अर्थ कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पैसेज में सिर्फ ह्यूमन बींग्स है, ना कि सारे लिविंग बींग्स ऑफ अर्थ। इसलिए ऑप्शन सी ही बेस्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं टोन ऑफ द पैसेज की। इसे एटीट्यूड ऑफ द ऑथर भी कहा जाता है। मतलब पैसेज में राइटर किस सुर में बात कर रहा है, क्या वो किसी की आलोचना कर रहा है या वो किसी चीज़ को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, परसुएसिव, यानी कि राइटर पैसेज से आपको यानी रीडर को प्रेरित कर रहा है। सेकेंड, सैटिरिकल, यानी कि रीडर किसी पर व्यंग कर रहा है या निंदा कर रहा है। थर्ड, आयरॉनिक, यानी निंदापूर्ण, ये भी सैटिरिकल जैसा ही होता है, इसे सरकास्टिक भी कहा जाता है। फोर्थ, इंफॉर्मेटिव, यानी जानकारीपूर्ण। दोस्तों ऐसे ही और वर्ड्स होते हैं जो कि टोन ऑफ द पैसेज बताते हैं, उन्हें भी ज़रूर रिवाइज करें। दोस्तों टोन समझने के लिए पूरे पैसेज को पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। जब आप स्टार्टिंग की कुछ लाइंस पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि ऑथर की टोन क्या है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पैसेज का कुछ स्टार्टिंग का पोर्शन और कुछ एंडिंग का पोर्शन ज़रूर रीड करें, क्योंकि कभी कभी पैसेज की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम नहीं होती, जैसे हमने मेन आइडिया वाले एग्जाम्पल में देखा था। इसलिए टोन समझने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग ज़रूर देखना चाहिए। तो अब हम पैसेज देखते हैं। द आईफल टावर इज़ अ टावर इन पेरिस, फ्रांस। द टावर इज़ 324 meters tall एंड इट्स बेस इज स्क्वायर। ये थी कुछ स्टार्टिंग की लाइंस जो कि हमें बस इंफॉर्मेशन दे रही है। अब रीड करते हैं एंडिंग। वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल एंड मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। ये भी हमें इंफॉर्मेशन ही दे रही है।
तो दोस्तों इस पैसेज की टोन इन्फॉर्मेटिव होगी। एक और बात याद रखिए, यहाँ पैसेज छोटा था इसलिए हमने बस कुछ लाइंस ही पढ़ी और आंसर समझ लिया। अगर पैसेज बड़ा हुआ 1-2 पेजेस का, तब आप पैसेज के हर पैराग्राफ की इंट्रोडक्टरी लाइन और लास्ट लाइन पढ़ेंगे और पूरे पैसेज की टोन को समझेंगे। ये स्ट्रेटजी आप बड़े पैसेजेस के मेन आइडिया को समझने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और याद रखिए कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड बेहतर करनी है और वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिए ये स्ट्रैटेजीज़ ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा स्कोर कर सकें। Thank you guys for watching this video and stay tuned for more videos.